वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे क्लास 12th की इस वीडियो में। इस वीडियो में ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी के अंदर पाठ संख्या 4 चल रहा था। विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आयु संरचना की शुरुआत की थी और सबसे पहले हम देखा था कि 3 जो आयु संरचना के वर्ग हैं, इसमें बाल आयु वर्ग हैं, वयस्क आयु वर्ग हैं और वृद्ध आयु वर्ग हैं। उसमें बाल आयु वर्ग की हमने बात कर ली थी। आज जो 2 नंबर हमें देखना है वो है वयस्क आयु वर्ग। तो वयस्क आयु वर्ग, अगर वयस्क आयु वर्ग की मैं बात करूँ तो ध्यान देंगे कि इसमें जो व्यक्ति हैं वो हैं 15 से 66 वर्ष के बीच के जो आयु के लोग हैं वो सारे वयस्क आयु वर्ग में शामिल हैं। ठीक है। और ये बाल वर्ग के ऊपरी सीमा का है, ऊपरी सीमा से शुरू होता है और वृद्ध आयु के नीचे की सीमा है। मतलब ये वहाँ की जो बाल आयु वर्ग हैं और जो वृद्ध आयु वर्ग है उनके बीच का जो आयु वर्ग है वो वयस्क आयु वर्ग है। ठीक है। और ये आयु वर्ग एक तरह से अगर हम देखें, इस आयु वर्ग की विशेषता देखें तो ये जो आयु वर्ग हैं वो क्रियाशील जनसंख्या का प्रमुख घटक है। क्रियाशील जनसंख्या का क्या है? घटक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो वयस्क आयु वर्ग हैं वो क्रियाशील जनसंख्या का प्रमुख घटक है। ऐसी जनसंख्या जो कार्य कर रही है, जो मेहनत कर सकती है, जो काम करती है, वो जो जनसंख्या है उसमें महत्वपूर्ण वयस्क आयु वर्ग शामिल है। तो क्रियाशील जनसंख्या का जो प्रमुख घटक है वो ध्यान रखना है आपको कि वो कौन है। वो वयस्क आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर इसमें भी हम देखें तो इसमें भी 2 उपवर्ग हैं। वयस्क आयु वर्ग में कितने उपवर्ग हैं? 2 हैं। इसमें 2 कौन कौन से हैं? एक तो इसमें उपवर्ग है युवा वर्ग, वयस्क में एक तो है युवा वर्ग, और एक इसमें है प्रौढ़ वर्ग। तो प्रौढ़ वर्ग और युवा वर्ग, इसमें वयस्क आयु वर्ग में 2 भेद हैं। अगर इनकी बात करें तो युवा वर्ग की जो आयु है वो 15 से 34 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो सारे युवा वर्ग के लोग हैं। और 35 से देखें तो 64 तक जो व्यक्ति हैं वो प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। वयस्क आयु वर्ग एक क्रियाशील जनसंख्या है, उसमें 2 उपवर्ग हैं, युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग के अंदर 35 64 और युवा वर्ग के अंदर 15 से 34 वर्ष के आयु के लोग शामिल हैं। ठीक है। विश्व के अनेक देशों की बात करें या कम से कम देशों की बात करें तो विश्व के जो विभिन्न देशों की बात करें तो न्यून जनसंख्या में वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत में उल्लेखनीय भिन्नता आई है कि जहाँ कम लोग हैं वहाँ पर वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो अलग अलग भिन्नता पाई गई है। जिन देशों में बाल संख्या ज़्यादा है, जिन संख्या में बाल संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जो प्रौढ़ जनसंख्या है वो निम्न है। वो क्या है? निम्न है, वो कम है। ठीक है। तो वयस्क आयु वर्ग के आकार और जन्म दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वयस्क वर्ग है, अगर मैं उसकी विशेषता की बात करूं तो इसकी आयु वर्ग में जो आकार हैं, इसके अलावा जन्म दर हैं, उन दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है। मतलब आकार बढ़ेगा तो जन्म दर नहीं बढ़ेगी, जन्म दर बढ़ेगा तो आकार इनका नहीं बढ़ेगा। तो जन्म आकार बढ़ने का इसका मतलब ये नहीं जन्म दर बढ़ेगी, कुछ अलग विपरीत संबंध है। और जहाँ बाल संख्या ज़्यादा है वह प्रौढ़ जनसंख्या कम है। एक विशेषता तो ये ध्यान रखनी है आपको।
बात करें 2014 के आंकड़ों के अनुसार तो देश के अंदर और अलग अलग देशों की बात करें और पूरे विश्व की बात करें, जो कुल जनसंख्या है, अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो उसमें जो वयस्क आयु वर्ग हैं, मतलब 15 से 67, उनका अनुपात 67% है, 67% हैं विकसित देशों में। और विकासशील देशों की बात करूँ तो उसमें 65% हैं। और संपूर्ण संसार में देखें तो 66% हैं औसत वयस्क आयु वर्ग के लोगों की संख्या। तो मैंने बताया कि वयस्क आयु वर्ग के लोगों की संख्या विकसित देशों में कितनी है, विकासशील देशों में कितनी है, पूरे संसार में कितनी है, इसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पूरे संसार की जो जनसंख्या है उसमें अगर औसत देखें तो वयस्क आयु वर्ग की संख्या 66% है। 67% अगर बात देखें तो विकसित देशों में है और विकासशील देशों में 65% है। तो ये हो गई वयस्क आयु वर्ग की बात। अब बात करते हैं 3 नंबर हम वृद्ध आयु वर्ग की। वृद्ध आयु वर्ग, ठीक है। तो आयु के आधार पर जनसंख्या के 3 वृद्ध वर्गों में अंतिम और लास्ट में जो आयु वर्ग हैं वो है वृद्ध जनसंख्या, वृद्ध आयु वर्ग। इसमें देखें तो सामान्य रूप से तो वैसे हमने बात की है कि 65 वर्ष के ऊपर 66 तक तो ये हो गया, 66 वर्ष से ऊपर वाला जो वर्ग है वो वृद्ध व्यक्ति में शामिल है। लेकिन अगर सामान्य बात करें तो 60 वर्ष हैं या उससे अधिक वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। कुछ विकसित देशों में 60 के स्थान पर 65 वर्ष है, जहाँ पर स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक है तो वहाँ 65 वर्ष का दर माना गया है विकसित देशों में, ठीक है। तो 60 के स्थान पर 65 वर्ष न्यूनतम माना है। वृद्ध आयु वर्ग की स्त्रियों और पुरुषों दोनों की क्रियाशीलता क्रमशः कम होते होते समाप्त हो जाती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो वृद्ध आयु वर्ग है उनकी अगर हम बात करें क्रियाशीलता की तो ज़्यादा होगी या कम होगी। बूढ़े व्यक्ति कम लोग काम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो कम होगी क्रियाशीलता। स्त्री हो पुरुष इनकी धीरे धीरे कम हो जाती है क्रियाशीलता, ये बात ध्यान रखनी है। संपूर्ण विश्व में हम देखें तो 8% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक है। संसार में जितनी भी जनसंख्या है उसका 8% ध्यान रखना है कि उन 8% लोग जो ध्यान रखना है कि वो जो लोग हैं वो 65 या 65% के 65 या 65 वर्ष से अधिक लोग हैं। विकसित देशों में अन्य मृत्यु दर और अन्य जीवन जो प्रत्याशा है उनकी वजह से औसत जो 6% जनसंख्या की बात करें तो वो आयु वर्ग में पाई गई है। तो औसत 6% जनसंख्या ही इस आयु वर्ग में पाई जाती है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वो 8 नहीं वो 6% होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग लंबी उम्र तक रहते हैं, इस वजह से भी। वृद्ध आयु वर्ग के जो स्त्री पुरुष सामान्य तक आर्थिक जो क्रियाशीलता है उसके अभाव में आर्थिक रूप से वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित रहते हैं, ये खुद काम नहीं करते हैं। इससे अधिक वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इस आयु वर्ग की सर्वव्यापी और कठिन समस्या बढ़ती हुई आयु के साथ साथ गिरते हुए स्वास्थ्य और रोग ग्रस्त की वजह से भी है कि इस वृद्ध आयु वर्ग में स्वास्थ्य कम हो जाता है, लोग आश्रित हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कठिन समस्या है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो बात कर ली आयु संरचना की बात। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। किसकी बात करेंगे, लिंगानुपात की। लिंग प्लस अनुपात बराबर लिंगानुपात। अगर हम जनसंख्या में लिंगानुपात की बात करें, लिंग अनुपात की बात करें तो पुरुष और जो स्त्री है उनके बीच की तुलना की जाएगी। मेल और फीमेल के बीच में जो तुलना होती है वो हमें बताती है लिंगानुपात के बारे में। अगर इन दोनों के बीच में जो तुलना है वो इस लिंगानुपात को संकेत करती हैं।
अगर हम लिंगानुपात के ज्ञात करने की बात करें तो अगर लिंगानुपात ज्ञात करना है तो हमें किसी स्थान पर रहने वाले जो पुरुष हैं उसमें 1000 पुरुष, मतलब किसी भी स्थान पर अगर हम बात करें तो अगर एक प्रति वर्ग की बात करें एक इकाई के रूप में, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है वो हमें बताती है कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर हमें स्त्रियों की संख्या देखनी पड़ती है, तब हमें पता लग जाएगा कि वहाँ लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो अलग अलग देशों में इसके सूत्र निकालने का कुछ अलग अलग तरीका है, क्योंकि कई ऐसे देश भी तो हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो बात करें हम तो लिंगानुपात की, एक सूत्र तो है पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000, मतलब पॉपुलेशन ऑफ मेल, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंटू 1000। तो पीएम और पीएफ एक तो ये हो गया जो लिंगानुपात ज्ञात करवाने का सूत्र हो गया। एक होता है स्त्रियों की जनसंख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, मतलब पीएफ बटा पीएम इंटू 1000। दोनों में देखो अंतर क्या है। इसमें क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की क्या संख्या है। तो दरअसल हम कौन सा देखते हैं, हम देखते हैं प्रति 1000 पुरुषों के अकॉर्डिंग स्त्री की क्या संख्या है। कहीं कहीं हमें क्या करना पड़ता है कि प्रति 1000 जो है वो पुरुषों की संख्या लेकर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करते हैं, और कहीं पर प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या लेकर स्त्रियों की संख्या लेकर पुरुषों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं। भारत में कौन सा सूत्र यूज होता है, भारत में हम लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं, तो बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में हम प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो ज्ञात करने के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो भारत में जो सूत्र होगा वो होगा स्त्रियों की जनसंख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का ये सूत्र है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो लिंगानुपात बताएगी भारत में, और किसी देश में क्या होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। ठीक है, खैर हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। कौन कौन से महाद्वीपों में कितना लिंगानुपात पाया जाता है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। पूरे विश्व के अगर औसत की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 2015 के अकॉर्डिंग लिंगानुपात है वो 983 पाया जाता है। कितना? 983। ये जो 983 है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। तो अगर हम 1000
आदमियों को इकट्ठा करें तो हमें उनके लिए केवल 983 औरतें मिलेगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पूरे संसार में जो लिंगानुपात है वो है 983। पूरे संसार का लिंगानुपात कितना है? 983। तो कम से कम देखें तो 17 लोग 17 स्त्रियाँ क्या है प्रति 1000 में कम है। अगर हम 1000 पुरुष लेंगे तो उसमें 17 स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। ये तो है संसार की। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में आपको बता दें कि जो लिंगानुपात है वो 967 पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका की बात करूँ मैं, अफ्रीका महाद्वीप की, तो लिंगानुपात 999 पाया जाता है। यूरोप की महाद्वीप की बात करूँ तो यहाँ लिंगानुपात 1055 पाया जाता है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 55 स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर इतनी स्त्रियाँ कम हैं, यहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। लैटिन अमेरिका की बात करूँ तो 1033 है, और उत्तरी अमेरिका की बात करूँ तो 1029 है। ठीक है, और ओसेनिया की बात करूँ तो 1000 पुरुषों पर 1000 क्या है? महिलाएं हैं। यहाँ तो बराबर है, यहाँ एक कम है, बाकी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दिखाई गई है इसमें अलग अलग महाद्वीपों की। एशिया में स्त्रियाँ कम हैं, अफ्रीका में एक कम है, बाकी ज़्यादा ही है। पूरे संसार की बात करें तो 983 क्या है लिंगानुपात है 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि पूरे संसार में जो लिंगानुपात है वो क्या सब जगह समान है? तो सिंपल सी बात है, अलग अलग है। अगर हम किसी देश की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में लिंगानुपात अलग है और नगरीय इलाकों में भी क्या है? अनुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात अलग है, नगरीय लिंगानुपात भी अलग अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों में देखें तो ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। अगर यूएसए और वेस्ट यूरोप की बात करें, पश्चिमी यूरोप की बात करें, तो इनमें जो गांवों में और नगरों में जो लिंगानुपात है वो एशिया के जो नगर और शहर हैं, एशिया के जो ग्रामीण इलाके और नगरीय इलाके हैं उनसे अलग लिंगानुपात पाया जाता है, भिन्न है, अलग है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। जो पश्चिम देश हैं उसमें अगर हम गांव की बात करें, ग्राम की बात करें, तो गांव में क्या है कि पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों की संख्या से अधिक पाई जाती है। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से क्या है? अधिक है, मेल ज़्यादा है फीमेल से। गांवों में, कहाँ के गांवों में? पश्चिमी देशों के गांवों में। जबकि नगर में क्या है? यहाँ के जो पश्चिम देश है उसमें अगर नगर की बात करें तो उसमें स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। नगरों में अगर देखें तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। मतलब क्या हुआ कि फीमेल अधिक है मेल से शहर में। तो एक बात पता लग रही है कि जो पश्चिम देश है उसमें गांवों में पुरुष ज़्यादा रहते हैं, शहरों में स्त्रियाँ ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना। स्त्रियाँ क्या करती हैं? काम करने के लिए, रोजगार के लिए धीरे धीरे किस तरफ आ रही है? नगरों की तरफ आ रही हैं, वो प्रवास कर रही है। इसलिए नगरों में, शहरों में स्त्रियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। अगर हम बात करें सन 1980 की, तो पूरे विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 993 स्त्रियाँ थीं। मतलब 1000 पुरुषों में 7 स्त्रियाँ कम पड़ रही थीं। और वही 2015 में देखें तो आंकड़े कुछ अलग हो गए हैं, वो हो गया है 983। तो प्रति 1000 पुरुषों में 17 स्त्रियाँ कम पड़ रही हैं।
तो क्षेत्रीय स्तर पर भी इनका औसत अलग अलग है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। विश्व के कई देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है, तो कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है, स्त्रियों की संख्या कम है। कुछ ऐसे देश हैं संसार में जहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। काफ़ी देश ऐसे हैं जहाँ मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, और कई देश ऐसे भी हैं जहाँ फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें देश दिखाई देते हैं, ऐसे भी देश हमारे संसार में हैं। अगर इसकी भिन्नता की बात करें, इसको अलग अलग वर्गीकरण में बांटें, तो इसके लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर देखें तो विश्व में 4 भाग से अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों से? 4 भागों से। तो मैंने आपको बताया कि लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर देखें 1 नंबर, तो ऐसे देश जहाँ पर अत्यधिक स्त्रियाँ पाई जाती हैं, या स्त्रियाँ हैं या फीमेल ज़्यादा हैं, उनकी बात करते हैं। ज़्यादा फीमेल वाले, ज़्यादा स्त्रियों वाले कौन कौन से देश हैं उनकी बात करें, जहाँ पर 1050 से अधिक लिंगानुपात हैं। तो जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जो पश्चिम यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम है कि वहाँ पर पुरुष की संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। जैसे बात करें तो USA अमेरिका में ही है, कनाडा में भी स्त्रियाँ क्या है ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में। दक्षिण जो अमेरिका है वहाँ पर भी ये हालत है। ठीक है, तो अगर हम देख सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप के देश USA अमेरिका और कनाडा और दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा स्त्रियाँ हैं पुरुषों की तुलना में फीमेल ज़्यादा है मेल की तुलना में इन देशों में। यहाँ पर लिंगानुपात क्या है ज़्यादा है, जो 1000 से 50 से ऊपर है। दूसरा जो भाग देखें अपन, तो ये तो हो गया अत्यधिक फीमेल वाले। अब है अधिक फीमेल वाले, जहाँ पर अधिक फीमेल हैं, यहाँ ज़्यादा फीमेल हैं, अत्यधिक है, यहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में, यहाँ पर क्या हैं अधिक वाले। ठीक है, तो अधिक फीमेल वाले की बात करें तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर 1050 से 1000 के बीच में अगर लिंगानुपात है, यहाँ तो 1050 से ऊपर लिंगानुपात हैं। और जहाँ पर यहाँ लिंगानुपात का मतलब है कि स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, यहाँ पर भी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। तो 1050 से 1000 के बीच में लिंगानुपात रखने वाले जो देश हैं अगर उनकी बात करें तो जैसे यूक्रेन है, जो बेलारूस हैं, जो पोलैंड देश हैं, मंगोलिया जो कंट्री है वो। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो कजाकिस्तान है वो, थाईलैंड में भी स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, कंबोडिया में यही हालात हैं, म्यांमार जो है उसमें भी यही हालत है म्यांमार में। और जो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं या जो दक्षिण अफ्रीकी देश हैं उसमें भी यही सिस्टम है कि स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, जहाँ पर क्या है फीमेल ज़्यादा है मेल की अपेक्षा, तो फीमेल ज़्यादा है मेल की अपेक्षा। कौन कौन से देश हैं तो यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीकी देश। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम 3 नंबर या 6 नंबर, तो अब ऐसे देश जहाँ पर पुरुष अधिक है, अत्यधिक नहीं अधिक पुरुष वाले। ठीक है, जहाँ पर मेल ज़्यादा है फीमेल की अपेक्षा। ऐसे कौन कौन से देश हैं, मतलब जहाँ लिंगानुपात 1000 से 950 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आगे इसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को 2-3 बार देखना है और किताब से भी एक बार पढ़ना